गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरजी एकेडमी। सरजी एकेडमी क्लासेस ने एक इनिशिएट लिया है। आज से हम आपका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ बेनिफिशियल फॉर टेट नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स। ये जो सीरीज़ है इसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आपका मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन और साथ में साइकोलॉजी भी कवर की जाएगी। मैं जो आपको टीच करूँगी ये है फिजिक्स, और फिजिक्स में हम सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमने बेसिकली जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट से रिलेटेड हैं वो हमने ट्राई किया है सारे कवर करने का। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने टेट एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। देखिए जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, जिसमें आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है यही क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ भी चुका है प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पार्सेक जो है ये किसके यूनिट हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, टाइम के यूनिट हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट हैं या फिर डिस्टेंस के यूनिट हैं। देखो पार्सेक जो है ये आपके पास किसके यूनिट हैं, ये आपके पास यूनिट होते हैं डिस्टेंस के। अब देखो आपने डिस्टेंस के जो यूनिट हैं वो जनरली हमने देखे हैं लाइक मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। इसके अलावा जब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस के कुछ और यूनिट्स भी आते हैं। जैसे आपके पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इसे मेजर किया जाता है जिन यूनिट्स में, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी आपके पास किसके यूनिट हैं, ये भी आपके पास यूनिट हैं डिस्टेंस के। देन थर्ड जो अभी आपने देखा पार्सेक, पार्सेक को ध्यान रखिएगा पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोला जाता है, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, चाहे पार्सेक आए या फिर पैरालैक्टिक सेकेंड आए, ये आपके पास किसके यूनिट हैं, डिस्टेंस के यूनिट हैं। अगर हम देखें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास कितने मीटर्स के बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है ये है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताइए कितने मीटर्स के बराबर है। 1 लाइट ईयर की अगर बात करते हैं तो 1 लाइट ईयर जो है ये आपके पास कितने मीटर्स के बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड थर्ड जो हमने देखा 1 पार्सेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, 1 पार्सेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड आपके पास किसके बराबर है, दिस इज 3.08 या फिर ये आपके पास 3.1 भी लिखा रहता है ना, इंटू 10⁻16 मीटर्स के बराबर है। ये भी रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, 1 लाइट ईयर किसके बराबर है और 1 पार्सेक कितने मीटर्स के बराबर है। इसके अलावा यहां से आपको इन्हें अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, या इनमें से सबसे बड़े कौन से हैं या सबसे छोटे कौन से हैं। देखो इजी है, आप सिंबल इन पावर्स के थ्रू ही इसे अरेंज कर सकते हैं। 1 पार्सेक सबसे बड़े होंगे, देन 1 लाइट ईयर एंड देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपके पास कुछ यूनिट्स हैं किसके, डिस्टेंस के, जो हमने इसके साथ कवर किए। ये ध्यान रखिएगा पार्सेक किसके यूनिट हैं आपके पास, ये आपके पास यूनिट होते हैं डिस्टेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है दैट इज द डिस्कवरर ऑफ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। इस यूनिट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास डिस्कवरर्स आपको ध्यान से देखने हैं। इसके अलावा कौन कौन सा जो आपके पास कंसेप्ट है वो किस किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्कवरर ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये किसके यूनिट, इसके डिस्कवरर कौन है, तो मानो अगर आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किसमें मेजर किया जाता है, आप इसका आंसर जो है वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज बेल। ठीक है, डिस्कवरर ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये किसे कंसीडर किया जाता है, बेल को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस को भी एक बार चेक करते हैं। न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन लॉज जो हैं दैट वाज गिवन बाय
न्यूटन ग्रेविटेशन का जो लॉ था। लेप्लेस की अगर बात करें सो साउंड के साथ इनका संबंध है, बट साउंड की स्पीड के साथ इनका संबंध है। जो साउंड की स्पीड है आपके पास वैक्यूम में विच इज 331 मीटर पर सेकेंड, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय लेप्लेस। ठीक है, हम पढ़ते हैं वहां पे कि जो लेप्लेस है इन्होंने, अगर हम न्यूटन का कंसेप्ट ले तो न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड का कंसेप्ट प्रूव करना चाहा था तो उनकी जो वैल्यू आई थी दैट कम्स टू बी 280 मीटर पर सेकेंड, विच वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रैक्टिकल वैल्यू जो कि आपके पास होती है 331 मीटर पर सेकेंड। सो उसे बाद में करेक्ट किया था लेप्लेस ने बाय कंसीडरिंग द मीडियम टू बी एडियाबैटिक। ध्यान रखिएगा, लेप्लेस ने मीडियम को कंसीडर किया था एडियाबैटिक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब उन्होंने वैल्यू सॉल्व की तो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच की थी, तो इनका संबंध उसके साथ है। एडिसन की बात करें सो ये बेसिकली आपके पास बल्ब की इन्वेंशन के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपके पास अनदर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। देखो, एक आपने पढ़ी है सिंपल डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी हम क्या पढ़ते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी को ही स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। रिलेटिव स्टडी करना, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है वैसे ही आपके पास रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट है। मतलब एक चीज की डेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं रिलेटिव टू द अनदर, और यहां पे जो रेलिवेंस ली जाती है दैट हम कंसीडर करते हैं वाटर के साथ। सो रिलेटिव डेंसिटी का जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम स्टडी कर रहे हैं किसके साथ करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो अगर हम देखें सो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली इन दोनों की रेशो है, तो ऊपर भी आपके पास डेंसिटी के यूनिट होंगे, नीचे भी आपके पास डेंसिटी के यूनिट होंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी सिंपल एक नंबर होती है आपके पास। ठीक है, इसके ना तो यूनिट होते हैं और ना ही डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर भी डायमेंशन लिखते हैं तो डेंसिटी के लिखेंगे, नीचे भी डायमेंशन लिखते हैं तो डेंसिटी के लिखेंगे। सो दोनों के डायमेंशन एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होंगे। सो ये आपके पास क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं टेट में। तो 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखो 1 फेम्टोमीटर की बात की गई है, 1 फेम्टोमीटर पूछा गया हो या 1 फर्मीमीटर पूछा गया हो तो आपके पास ये किसके बराबर होता है? 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर्स के बराबर है। आपको ध्यान रखना है 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 1 फर्मीमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कौन कौन सी किसके बराबर है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर किसके बराबर होता है? सो दिस इज इक्वल्स टू 1 पेटा, इसे पेटामीटर कंसीडर करते हैं। 10 रेज़ टू द पावर -12 दिस इज इक्वल्स टू पिको, 1 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा? 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर। और थर्ड है आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 12 विच इज टेरा। ठीक, तो अनदर ऑप्शंस भी आपको साथ में स्टडी करनी है कि ये चीज किस किस के साथ लिंक्ड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर्स। नेक्स्ट है आपके पास Which of the following is not the unit of time? इनमें से कौन सा जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है? तो देखो माइक्रो सेकेंड, सेकेंड वर्ड आया तो आपको लगेगा कि ये टाइम का यूनिट है, एक्चुअली है भी। माइक्रो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। लीप ईयर, लीप ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम। सोलर डे, दिस इज अगेन द यूनिट ऑफ टाइम। पैरालैक्टिक सेकेंड, सो कंफ्यूज हो सकते हैं सेकेंड वर्ड देख के कि ये बेसिकली आपके पास टाइम के यूनिट होंगे, बट अभी हमने पढ़ा कि जो आपके पास पार्सेक है जिसको पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं, ये बेसिकली आपके किसके यूनिट्स होते हैं? तो ये आपके पास डिस्टेंस के यूनिट हैं। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस के यूनिट है, ना कि ये आपके पास टाइम के यूनिट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास Planck's constant has the dimension of।
प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट का। इसको रीअरेंज करके अलग तरीके से बहुत वे से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन। पहली चीज, प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या? तो हम इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एनर्जी लिखते हैं फोटोन की, विच इज E इज इक्वल्स टू H न्यू, तो यहाँ पे E तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, पर जो H है ये क्या है आपके पास? तो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आपसे यहां पे ये पूछा गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं। सो अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी साथ में देख लेते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू जो है कांस्टेंट है ये आपके पास, सो दिस इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमें निकालने हैं इसके डायमेंशन। तो हम H का एक और रिलेशन स्टडी करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि एंगुलर मोमेंटम के साथ आता है। L इज इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाय 2π। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। L इज इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाय 2π, वेयर N आपके पास 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल होगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π अगेन कांस्टेंट है। सो देखो, अगर आप यहाँ पे डायमेंशन का रूल फॉलो करते हैं तो ये सारी टर्म तो आपकी कांस्टेंट हुई, तो L किसके साथ डायरेक्ट है? H के साथ। तो L क्या होता है आपका? एंगुलर मोमेंटम। सो H का जो आपके पास डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होता है? L का ही डायमेंशन होता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। बट आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं, बट निकालने के लिए अगेन आपको प्लैंक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वाला या ये वाला कोई भी फॉर्मूला पता होगा, जैसे ये पता हो तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, H इज इक्वल्स टू E बाई न्यू करके। नाउ फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो एनर्जी mL2t-2 और टाइम आपके पास t आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज mL2t-1। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? L इज इक्वल्स टू आपके पास P क्रॉस R, ठीक है, वेयर P क्या है आपका? लीनियर मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी। सो mLt-1 इनटू R डिस्टेंस है, अगेन L आएगा, सो mL2t-1। तो दोनों का आपके पास मैच हो जाएगा, विच इज mL2t-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम का। तो दोनों आपके साथ मैच करते हैं। तो ये आप बाकियों के भी यहां से निकाल कर देख सकते हैं। तो आपका ये आंसर जो होगा दैट इज प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी की बात करें तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज mL2t-2। वर्क का भी आपके पास सेम होता है। लीनियर मोमेंटम का होगा मास इनटू वेलोसिटी, सो mLt-1। तो इसका ये होगा। बाकी आप देख चुके हैं प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का mL2t-1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। इंपॉर्टेंट है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये आपको याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन के बराबर है। न्यूटन और डाइन आपके पास किसके यूनिट होते हैं? तो ये आपके पास यूनिट है फोर्स के। न्यूटन आपके पास SI सिस्टम में है, डाइन आपके पास किसमें है? CGS सिस्टम में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। सो 1 न्यूटन आपके पास किसके बराबर है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ डाइन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम के SI यूनिट क्या है? अब मोमेंटम क्या होता है? P is equals to mass into velocity. So mass into velocity. मास को हम कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? सो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, टाइम इज सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम देखें, सो आपके पास जो ऑप्शन एक्यूरेट है दैट इज बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो 8th का जो आंसर है ये है आपके पास बी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 8th का आंसर किस तरीके से हमने निकाला। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं बट साथ में कई चीजें और भी रिकॉल कर रहे हैं। सो अगर आप इन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द यूनिट न्यूटन सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, जो आपके पास यूनिट है न्यूटन सेकेंड, ये किसके बराबर है। तो देखो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे, न्यूटन की अगर हम बात करें तो न्यूटन किसके यूनिट होते हैं आपके पास, फोर्स के, और सेकेंड किसके यूनिट होते हैं, टाइम के। तो मतलब एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास इंपल्स भी होता है। तो अगर आप देखेंगे फोर्स के जो आपके पास यूनिट है, फोर्स के अगर हम यूनिट्स की बात करें, विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। सो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन आपके पास होगा मीटर पर सेकेंड इन स्क्वायर, इंटू टाइम आपके पास होगा सेकेंड में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज किलोग्राम मीटर सेकेंड, -2 + 1 विल कम आउट टू बी -1। तो ये आपका आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये इसका जो ऑप्शन अगर आप देखें तो ये है आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस सिंपली पहले यूनिट देखो, यूनिट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो कि न्यूटन किसके यूनिट है, सेकंड किसके यूनिट है, फिर उसको सिंपल फॉर्मुलेट करो। तो सिंपली जब आप फॉर्मुलेट करते हैं तो ये आपके पास इसके बराबर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, ये आपको याद रखना है। जनरली अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर आपके पास किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। बट ध्यान रखना डायरेक्टली कई बार हम इसे टिक कर देंगे, पर आगे यूनिट्स देखो आपसे सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। सो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसे सेंटीमीटर के कन्वर्ट करेंगे, सो 1 नैनोमीटर आपके पास किसके बराबर आएंगे, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास सही होगी। क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक है, बस ध्यान देना कि मीटर में पूछा है या सेंटीमीटर में पूछा है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इनमें से सबसे छोटे यूनिट कौन से हैं। सो जो आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं, सबसे पहले आप उन्हें किसी एक यूनिट में लेके आएंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे छोटे कौन से होंगे। सो देखो यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मीटर ही सबसे सिंपलेस्ट लग रहा है। तो मीटर को अगर हम मीटर रहने देते हैं, बाकियों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी या 1 फेम्टो तो ये 10⁻⁻15 मीटर। सो सबसे छोटे पूछे गए हैं, पावर नेगेटिव में है। सो जिसकी पावर सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वो आपका सबसे छोटा होगा। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा है, फर्मी। तो इन सभी में से सबसे छोटे अगर हम देखें तो कौन से हैं आपके, फर्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस है, जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो अगर आप देखें एंगल, एंगल को हम डिफाइन करते हैं आर्क पर यूनिट रेडियस। आर्क भी आपके पास एक तरीके की लेंथ है, रेडियस भी आपके पास एक तरीके की लेंथ है, दोनों के डायमेंशंस कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के डायमेंशंस को। सो ये आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, this is equals to change in configuration to the original configuration. Now configuration जो है ये बेसिकली आपकी लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, मतलब डायमेंशंस की जनरली बात की जा रही है। सो जो डायमेंशन में चेंज आया है और जो ओरिजिनली थे उन दोनों की रेशो अगर हम देखें तो वो स्ट्रेन है। सो मान लो अगर हम लेंथ की चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज में भी लेंथ आएगा और नीचे भी ओरिजिनल लेंथ होगी, तो ये दोनों आपस में लेंथ दोनों के यूनिट कैंसिल आउट होंगे। सो स्ट्रेन भी आपके पास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ देखिए ये टर्म जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये यूज की जाती है रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब वो रिलेटिव डेंसिटी ही है आपके पास। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हुई आपके पास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, दोनों की रेशो को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी हमने देखा कि ये तो आपके पास ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, सो इट मीन्स आपके पास सारे ही क्या है, डायमेंशनलेस हैं। सो ऑल ऑफ दीज ये आपके पास आंसर होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के क्या डायमेंशंस हैं? सो अगेन फॉर्मूला इफ यू नो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g के निकालने हैं तो g को एक साइड ले जाइए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज mlt माइनस 2। डिस्टेंस का l स्क्वायर, मास का आपके पास क्या होगा, m इंटू m स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, सो दिस विल कम आउट टू बी m1 माइनस 2 माइनस 1 l3 t माइनस 2। तो ये आपके पास निकल कर आया है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शन मैच करें तो आपके पास जो ऑप्शन डी है दैट इज द राइट वन। सो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज डी, तो डी ऑप्शन जो है ये आपके पास सही है। सेम वे से देखो यहाँ पे तो हमने डायमेंशंस निकाला, हो सकता है क्वेश्चन रीअरेंज करके आपसे यूनिट पूछ लिए जाए तो आप जी के यूनिट्स भी ऐसे ही निकालेंगे। फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट मीटर स्क्वायर, मास के किलोग्राम इंटू किलोग्राम, व्हाट इज किलोग्राम स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो ये आपके पास क्या होंगे, इसके यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल्स टू। इनर्शियल मास क्या है आपके पास, we know that force is equals to mass into acceleration, so inertial mass m is equals to f divided by a, force per unit acceleration। ग्रेविटेशनल मास में एक्सेलरेशन की बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, सो m is equals to f divided by g। अब दोनों का जो रेशो है ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज 1:1। तो रेशो आपके पास जो होता है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का दैट इज 1:1, मतलब 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, यस दिस कंसेप्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3000 मीटर। यहां पे ये चीज ध्यान देना कि ये आपको स्पेसिफाइड फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, मीटर लग गया है मींस ये लेंथ बताई है। अगर तो आपके पास 3000 होता तो आप ये निग्लेक्ट करते और आप बताते सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, बट यहां पे अकेला 3000 नहीं है, साथ में मीटर लगा है, मतलब अब ये आपकी साथ में सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। सो इट मींस यहां पे टोटल आपके पास आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर के हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो वहां पे एक बार प्लीज फिर से अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गो थ्रू देम। तो ये जो आपके पास 3000 मीटर है, क्योंकि मीटर लग गया है तो ये एक स्पेसिफाइड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वजह से ये काउंटेबल होंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपली 3000 लिखते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 होगा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। लेंथ के यूनिट्स को भी 4 गुना इंक्रीज कर दिया गया है, फोर्स के यूनिट को भी 4 गुना इंक्रीज कर दिया गया है। आपको एनर्जी के यूनिट बताने हैं। सो एनर्जी के यूनिट्स हम लिखेंगे सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ फोर्स के यूनिट और लेंथ के यूनिट के टर्म में। तो वी नो दैट एनर्जी जो है ये वर्क के बराबर होती है। वर्क आपके पास क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो फोर्स के यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन, लेंथ के यूनिट आपके पास क्या है, मीटर। तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन मीटर में। तो देखिए न्यूटन को हमने क्या करना है, फोर्स के यूनिट्स को भी 4 गुना बढ़ाना है और लेंथ के यूनिट्स को भी हमने 4 टाइम्स ही बढ़ाना है। तो इसे भी 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं, दिस कम्स टू बी 4 न्यूटन। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मीटर, तो ये बन जाएगा 16 न्यूटन मीटर। तो एनर्जी के ओरिजिनल यूनिट थे न्यूटन मीटर, बढ़ाने के बाद एनर्जी के जो यूनिट हैं वो 16 गुना हो गए प्रीवियस वन से, तो ये इंक्रीज हुआ है 16 टाइम्स। सो ऑप्शन सी जो है ये आपके पास एक्यूरेट है। नेक्स्ट वी हैव द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस, उसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपके पास क्या है, आर,
ठीक है, ये हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? सो दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब आर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब आर किसके बराबर आएगा? PV डिवाइडेड बाय NT। एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो T, तो अब आप देखें तो प्रेशर के आपके पास यूनिट P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अगर हम यहां से देखें तो थीटा में एक्सप्रेस किया गया है। प्रेशर आपके पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स के अगर हम डायमेंशंस देखें तो MLT - 2 पर यूनिट एरिया L²। ये हो गए P के। वॉल्यूम को वी कैन रिप्रेजेंट L³ डिवाइडेड बाय T के आपके पास क्या आएंगे? थीटा, क्योंकि थीटा में है आपके ऑप्शंस, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, दिस इज M, ये आपके पास कैंसिल हो गया, एक बचा L² T - 2 थीटा इनवर्स। सो ये आपके पास आया ML2 T - 2 थीटा -1। सो अगर आप देखें सो ऑप्शन जो आपकी मैच हो रही है दैट इज ए, तो ए इसका आंसर होगा। सो होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, दिस टाइप इज अगेन इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन? इनमें से किस पेयर के डायमेंशन सेम है? या आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, या इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डायमेंशन वाइज इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये भी पेयरिंग में भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा किसके साथ मैच करता है। सो अगर आप देखें प्रेशर एंड डेंसिटी, सो डेंसिटी आपके पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, आप देखेंगे दोनों के डायमेंशंस आपस में बराबर नहीं होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया जाता है वर्क पर यूनिट मास, द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट मास फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, इसे हम डिफाइन करते हैं एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। एनर्जी के आपके पास यूनिट होते हैं डायमेंशंस ML2 T - 2, तो ये दोनों भी आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके निकालते हैं तो ये ML2 T - 2 डिवाइडेड बाय M कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपके पास L2 T - 2। तो दोनों मैच नहीं करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया सेम किसके हैं। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो ये अगर आपको याद हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको पता भी है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का, तो मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों के यूनिट्स आपस में बराबर होते हैं। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आपके पास यूनिट्स जो है ये बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे? मोमेंटम आपके पास होता है P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स अगर आप देखेंगे सो दिस इज F इंटू डेल्टा टी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। शॉर्ट इंटरवल के लिए कितनी फोर्स आप एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, वही आपके पास बताती है इम्पल्स की वैल्यू। सो मास M, वेलोसिटी LT - 1, तो ये आपके पास आया MLT - 1। फोर्स आपके पास है MLT - 2 इंटू T, क्योंकि टाइम भी है साथ में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो दिस इज MLT - 2 + 1 विल कम आउट टू बी -1। सो देखिए दोनों के आपके मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन हमने देखा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसके तो मैच हो ही नहीं सकते। सो ये आपके पास जो ऑप्शन थी दैट इज सी, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 1 watt hour इक्वल टू। अब देखो जनरली हम क्या करते हैं 1 किलोवाट आवर का रिलेशन हमने ध्यान में रखा हुआ होता है, बट यहां पे पूछा गया है 1 watt hour। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोवाट आवर अगर आपसे पूछा जाता तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है। अब यहाँ पे 1 watt hour पूछा गया है, तो watt hour के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इसे कैलकुलेट करना है। एंड 1 watt hour कितने जूल के बराबर है? सो दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो यहां पे जो ऑप्शन है दैट इज ए, ये आपके पास एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी आर। यहां पे आपसे पूछा गया है कि हीट कैपेसिटी के डायमेंशंस क्या हैं। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है हीट कैपेसिटी का, जनरली हीट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर।
जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं एज अ हीट कैपेसिटी. सो S इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T. अब Q आपके पास क्या है, हीट विच इज इक्विवेलेंट टू द वर्क. तो इसके जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज mL2T-2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसे केल्विन में लिया जाता है तो केल्विन. जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी mL2T-2 K इनवर्स. तो ये आपके पास आया. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका जो ऑप्शन एक्यूरेट है दैट इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी जो है ये आपके पास सही है. तो ये छोटे छोटे जो फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड डायमेंशंस, इनके फॉर्मूलाज ये आपसे पूछे जाते हैं. या डिपेंडेंसी ही पूछ लेंगे कि ये चीज किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके पास लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ. लाइट ईयर किसके यूनिट है? सो यू हैव ऑलरेडी सीन कि लाइट ईयर हमने पढ़ ही लिया. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है या पैरालैक्टिक सेकंड है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके पास किसके यूनिट होते हैं? ये तीनों आपके पास यूनिट हैं डिस्टेंस के. सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपके पास करेक्ट है. लाइट ईयर बेसिकली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं लाइट ईयर की वैल्यू को, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ईयर देख के डोंट गेट कंफ्यूज कि ये टाइम के यूनिट होंगे, ये टाइम के यूनिट नहीं है, ये आपके पास डिस्टेंस के यूनिट होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 22 which is Newton per meter square is the unit of. See, ऐसे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले आपको सिंपली यूनिट्स लिख लेने हैं जो जो गिवन है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब अगर हम देखें सो न्यूटन आपके पास किसके यूनिट होते हैं? फोर्स के. और मीटर्स आपके पास मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये एरिया के यूनिट हुए. ये तो ऑलरेडी आपके पास एमकेएस सिस्टम में दे रखे हैं. आपको एसआई से एमकेएस में जनरली जाना है. तो फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सलरेशन. मास केजी, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आपके पास आएंगे. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी केजी मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2. तो ये आपके पास बन गए. अब आपको इन सभी क्वांटिटीज के सिंप्लीफाइड एसआई यूनिट निकालने हैं. ठीक है, जैसे आप निकालो यहाँ पे एनर्जी आपके पास क्या है. तो जब आप इसके निकालेंगे दिस इज फोर्स इनटू लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स, मास इनटू एक्सलरेशन. सो केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू लेंथ आपके पास आता है. सो लेंथ के आपके पास है मीटर. तो ये अगर आप देखें सो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2. तो ये मैच नहीं किए. नेक्स्ट है आपके पास मोमेंटम. मोमेंटम आपके पास क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. सो दिस इज केजी मीटर सेकेंड इनवर्स. सो ये भी आपके पास मैच नहीं कर रहे. नेक्स्ट है आपके पास फोर्स. फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सलरेशन. सो दिस इज केजी मीटर सेकेंड माइनस 2. तो ये आपके पास आएंगे. प्रेशर. प्रेशर आपके पास क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर आप यहां से भी थोड़ा सा देख लेते कि ये एरिया के ही है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आप सीधा सीधा भी वैसे कैलकुलेट कर सकते थे, है ना. बट मैं आपको एक प्रॉपर वे बता रही हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. सो प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही आपके पास फोर्स के केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, एरिया के आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएंगे. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू गेट दिस रिजल्ट, राइट. तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा इसका? डी, विच इज प्रेशर. सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपके पास आंसर है दैट इज डी. सो होप ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है या कितने वॉट के बराबर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. सो अभी हमने पढ़ा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. तो ये ऑप्शन तो आपको दे नहीं रखी, बट इसके साथ सिमिलर ऑप्शन ये दे रखी है विच इज 36 इंटू 10⁵ जूल. तो देखो यहां से जब आप पॉइंट हटाते हैं तो यही आपके पास ऑप्शन आएगी 36 इंटू 10⁵ जूल. तो दोनों वेज से आपको ध्यान में रखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एज वेल एज 36 इंटू 10⁵ जूल, राइट. चलिए नेक्स्ट है आपके पास इफ x इज इक्वल्स टू 80 प्लस BT स्क्वायर.
एक्स डिस्टेंस बता रखा है जो कि ट्रेवल किया है एक बॉडी द्वारा किलोमीटर्स में, टी आपको टाइम बता रखा है जो कि सेकंड में है। तो आपको यूनिट बताने हैं बी के कितने हैं। नाउ वी नो दैट डायमेंशंस की एप्लीकेशंस में हम स्टडी करते हैं कि उसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो वहां पे हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके अकॉर्डिंगली ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे एज वेल एज ये भी आपस में बराबर है, x इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर। अब क्योंकि b के पूछे गए हैं तो b के हम यहां से निकालेंगे, b इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। x के आपके पास कितने दे रखे हैं, किलोमीटर, और अगर आप टाइम के देखते हैं तो वो आपको कितने दे रखे हैं, सेकेंड। सो ये आपके पास है सेकेंड स्क्वायर। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज किलोमीटर सेकेंड माइनस 2। सो किलोमीटर सेकेंड माइनस 2 या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है दैट इज योर राइट वन। सो यहां पे अगर आप देखें तो ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास सी, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। यहां पे देखो तरीका अलग है पूछने का। h डिवाइडेड बाई 2 पाई इज द डायमेंशन ऑफ, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था L किसके बराबर होता है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो N तो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होता है विच कैन बी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप देखें सो L किसके बराबर है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई, मतलब h डिवाइडेड बाई 2 पाई के जो डायमेंशन होंगे ये क्या होंगे, किसके डायमेंशन होंगे, एंगुलर मोमेंटम के। वहां पे जो क्वेश्चन था पहले फ्रेम हुआ था वो ये था कि प्लैंक कांस्टेंट्स हैज द डायमेंशन ऑफ, तो उस तरीके से भी देखो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एंड अनदर वे आउट टू आस्क दिस क्वेश्चन इज h डिवाइडेड बाय 2 पाई इज द डायमेंशन ऑफ। कुछ एक फॉर्मूलाज जो हैं वो टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक फॉर्मूला तो यही है आपके पास, L इज इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। कई बार आपको N की वैल्यू गिवन होती है और एंगुलर मोमेंटम निकालने को पूछा हुआ है इस टर्म में, तब भी आपको ये याद रखना है। ठीक है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आ चुका है। इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर एज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल यूनिट, ऑल्दो वी नो दैट फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास 7 हैं जो कि है मास, लेंथ, टाइम। इसके अलावा आप कंसीडर करते हैं MLT के अलावा टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और है आपके पास जिसे आप करंट। तो ये जो 7 हैं ये आपकी है फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको फंडामेंटल उन्हें नहीं लेना MLT को, आपको फंडामेंटल लेने को बोला है FLT को। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मास का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को फटाफट निकाल सकते हैं। या फिर अनदर वे आउट है कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कीजिए, तो वो एक मतलब किसी क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली निकल जाता है बट कईयों में बहुत समय लगता है। सो बेटर है एक कॉमन फॉर्मूला देखेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी आपको फंडामेंटल यूनिट में दिया हो वो आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे। लाइक आपको यहां पे जो दे रखा है दैट इज FLT, तो अगर आप देखेंगे तो F, L और T ये आप यहां से एज्यूम करेंगे और इसकी पावर लेंगे A, B एंड C। आपको डायमेंशन जिसके निकालने को बोला है उसे आप दूसरी साइड रखेंगे, इसकी टर्म में निकालने को बोला है। अब अगर आप देखें तो F आपका फोर्स है, फोर्स का आपका जनरल फॉर्मूला मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब MLT माइनस 2 की रेस टू द पावर A। लेंथ का L ही रहता है सो L की रेस टू द पावर B, टाइम का T ही रहता है तो T की रेस टू पावर C। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज व्हाट, M। ठीक है, अब आप इकट्ठा करेंगे, मतलब M की रेस टू द पावर A, ओपन कर दीजिए इसे, L की रेस टू द पावर A प्लस B, T की रेस टू द पावर माइनस 2A प्लस C। तो ये आपके पास बना। दूसरी साइड देखें तो M की रेस टू द पावर 1 है, L नहीं है, T नहीं है, तो वी कैन राइट L की पावर 0 एंड T की पावर 0। डजंट मैटर बिकॉज एनीथिंग रेस टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, तो हम इससे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को, राइट। तो अगर आप देखें M की पावर को कंपेयर करें तो A आपके पास आता है 1, और सेकंड देखें L की पावर को कंपेयर करें तो A प्लस B इज इक्वल टू 0। नाउ A ऑलरेडी 1 है तो B आपके पास कितना आया
-1 और यहां से c निकालेंगे, t की पावर्स को कंपेयर कीजिए, -2a प्लस c इज इक्वल्स टू 0, -2a कितना है आपके पास 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मतलब c कितना आया आपके पास, ये उधर गया 2, तो a 1 है, b -1 है और c आपके पास कितना है 2 है। तो जब आप इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, सो f की रेज टू द पावर, इसी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करेंगे, a कितना आया 1, l की रेज टू द पावर b कितना आया -1 और t की रेज टू पावर c कितना आया 2। सो आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आया दैट इज f l -1 t 2। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपकी कौन सी ऑप्शन इसके साथ जा रही है, ऑप्शन ए। सो ये आपके पास आंसर होगा। सी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये एक एग्जैक्ट वे है उसे सॉल्व करने का, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट h इज, अगेन देखिए प्लैंक कांस्टेंट का ही पूछा गया है, तो हमने निकाला था इज इक्वल्स टू h न्यू, तो ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। पहले तो h इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय न्यू। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, सो वी कैन राइट e इंटू टाइम, एनर्जी ml2 t-2 एंड टाइम को आप क्या लिख सकते हैं t। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी ml2 t -2 + 1 -1। सो ये आपके पास आएगा ml2 t-1। ऑप्शन सी जो है ये आपके पास सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सब्सटेंस की जो डेंसिटी है ये दे रखी है कितनी, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला है डेंसिटी को ही निकालना है एसआई में, डेंसिटी ही गिवन है और डेंसिटी ही हमें चाहिए, मतलब हमें इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है एसआई सिस्टम में, हमें इसे कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो इसे एसआई सिस्टम में देखो कई तरीके हैं, या तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कीजिए जिसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशंस के कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, या अनदर वे आउट है, सिंपल है ये, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। बस अब आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसमें जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 13 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम की जगह आपको किलोग्राम में जाना है और सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर में जाना है। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 29, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वंडर वेल इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको जो इसमें कांस्टेंट है a, इसके यूनिट निकालने हैं। a के यूनिट भी निकालने को आ जाते हैं, b के यूनिट भी निकालने को आ जाते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो आपको इक्वेशन भी नहीं दी होगी, इक्वेशन नहीं दी होगी और आपको सीधा बोला होगा इन वंडर वेल इक्वेशन आप कांस्टेंट a के यूनिट बताइए या कांस्टेंट b के यूनिट बताइए। सो ये डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशन दी है या नहीं दी है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है और हमें कांस्टेंट a के निकालने हैं यूनिट्स, तो हम कैसे निकालेंगे, अगेन बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी into v minus b is equals to RT। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये दो टर्म्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो वी कैन राइट p is equals to a by v square। सो a के जो आपके पास आएंगे दैट इज p into v square। अब देखो जो यूनिट्स हैं ये आपके CGS में दे रखे हैं, सो हम पहले ही इसको CGS में कंसीडर करेंगे। प्रेशर के आपके पास किसके बराबर आएंगे, प्रेशर है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स के होते हैं डाइन, एरिया के आपके पास आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम CGS में ले रहे हैं। सो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वी हैव सब्स्टिट्यूटेड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम के आपके पास क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब, बट स्क्वायर दे रखा है तो ये आपके पास बनेगा सेंटीमीटर 6।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैंसिल होगा, ये आपके पास 4 आएंगे, और अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर देखें सो दैट इज 9 सेंटीमीटर 4। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये आपके पास एक्यूरेट होगा। और मान लो अगर साथ में ही आपको बी के भी पूछे होते तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू बी, तो बी के आपके पास वॉल्यूम के यूनिट आ जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन क्वेश्चन नंबर 29 आपका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द वे आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आपको फॉलो करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 100%, आपको मोमेंटम में एरर बता रखा है। सो एरर मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 100% दे रखा है आपको एरर का, इसका कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको एरर मेजर करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है एनर्जी और मोमेंटम में। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा रिलेशन क्या है? सो वी नो दैट एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस इक्वेशन को आप मास से मल्टीप्लाई कीजिए, मास से डिवाइड कीजिए। सो ये है E इज इक्वल टू हाफ m² v² डिवाइडेड बाय m। अब अगर आप देखें तो E इज इक्वल टू हाफ m² v² को हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। नाउ वी नो दैट mv किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। तो ये आपके पास क्या आया? E इज इक्वल टू 1/2 p² बाय m। तो देखो आपके पास रिलेशन आ गया एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। अगर तो आपको ये रिलेशन डायरेक्टली याद है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहता तो ये आपके पास इजीएस्ट वे है इसे कैलकुलेट करने का, इस रिलेशन को। E इज इक्वल टू हाफ p² डिवाइडेड बाय m। अब हमें रिलेशन पता है पर अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एरर इन द मेजरमेंट। सो यही रिलेशन यूज करके हम इसका एरर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब देखिए, एनर्जी का एरर आपको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा E बाई ई इंटू 100 दिस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है। सो एरर के टर्म्स में कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सो हम इसे छोड़ सकते हैं। मास में कोई चेंज नहीं बता रखा, तो मास भी आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुई, तो इसे भी हम छोड़ सकते हैं। अब सिर्फ चेंज क्योंकि इस क्वांटिटी में दिया था तो वी नो दैट ये आपके पास पावर की टर्म में है। सो पावर की टर्म में जब एरर को सॉल्व किया जाता है, पावर आपकी आगे आएगी इंटू पी को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 100%। सो दिस इज 2 इंटू 100। तो ये आपके पास कितना आया? 200%। सो आपके पास जो एरर आया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज 200%। सो आपका जो ऑप्शन है डी दैट इज द एक्यूरेट वन। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है। सो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो होप जितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आपकी जो सीरीज है ये कंटिन्यू होगी। सो थैंक यू सो मच।